और तीसरा है हैव प्रोफेशनल अप्रोच। हैव प्रोफेशनल अप्रोच, हमारा काम करने का जो तरीका है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। दो तरीके से लोग काम करते हैं आरसीएम में। कुछ लोग करते हैं टाइम पास वाले तरीके से, टाइम पास वाला अप्रोच, और कुछ लोग करते हैं प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में। डॉक्टर जितेन आड़िया एक बहुत बड़े राइटर और ट्रेनर हैं। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि अगर आपने जिंदगी को एंजॉय करना है, आप में से कितने लोग जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, फुल मजे करना चाहते हैं? तो उन्होंने मजे करने का एक फॉर्मूला बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने जिंदगी में मजे करने हैं तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। क्या कहा? अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। प्रोफेशन मतलब काम, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को इतना डूब के कीजिए, पैशनेट होके कीजिए कि आप उसमें खो जाएं, तो आपकी जिंदगी मजेदार बन जाएगी। हेलो। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। हेलो। सोमवार सुबह क्यों आता है? ड्यूटी पे जाना पड़ता है छुट्टी के बाद में। आंकड़े बता रहे हैं ये। और लोग ड्यूटी पे जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे परेशान है, वो मजबूरी में कर रहे हैं, राइट। फिर डॉक्टर जितेन आड़िया ने दूसरा तरीका बताया। पहला क्या बताया कि अपने प्रोफेशन को पैशन बना लो। उनको लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, फिर उन्होंने दूसरा तरीका बताया। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे हो तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। यानी जो आपका पैशन है, जिसमें आपको मजा आता है, उस काम को प्रोफेशनल तरीके से करने लग जाओ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिकेट देखना बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ क्रिकेट खेलते भी हैं, कुछ क्रिकेट को मैच देखते हैं। तो क्रिकेट आपका पैशन है, लेकिन क्या इस पैशन से आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता। कुछ लोग थे जिन्होंने क्रिकेट उनका पैशन था, लेकिन उन्होंने सही समय पे अपने इस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। जैसे महेंद्र सिंह धोनी। हेलो। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट को उन्होंने क्या किया? प्रोफेशनली खेलना शुरू कर लिया और बहुत सारा पैसा बनाया। इन दिनों बताते हैं विराट कोहली बहुत बना रहा है आजकल। क्यों बना रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो दो तरीके हैं, या तो आप अपने प्रोफेशन को अपने पैशन में कन्वर्ट करो, या अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो। आरसीएम में हम में से ज्यादातर लोग आरसीएम को लेके पैशनेट तो हैं। पैशनेट का मतलब होता है डूब के करना, मजा आना। आप में से कितने लोगों को आरसीएम करने में मजा आता है? सबके हाथ खड़े हैं। तो हमें मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन एक चीज की कमी है, हम इससे प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं। हेलो। हमारे हालात वही हैं कि पूरा दिन क्रिकेट का मैच देखेंगे, कमेंट्री सुनेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि हम प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, राइट। आरसीएम में पैशन की कमी नहीं है, प्रोफेशन की कमी है। किस चीज की कमी है? प्रोफेशनल अप्रोच की कमी है। अगर वो प्रोफेशनल अप्रोच शामिल हो गई
हमारे परिणाम कई गुना बढ़ जाएंगे। और तीसरा क्रिटिकल सक्सेस यही कहता है, हैव प्रोफेशनल अप्रोच। ये एक अप्रोच है, ये काम करने के तरीके में झलकनी चाहिए। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, आप राह चलते किसी डॉक्टर को अगर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरा एक बार हालचाल देखिए, इलाज कर दीजिए, कर देगा क्या? नहीं करेगा। आप चलते फिरते सीए से पूछोगे कि थोड़ा मुझे कुछ ज्ञान दे दो, दे देगा? नहीं देंगे। वकील से सलाह मांगोगे बस में कि केस चल रहा कोर्ट में, बता दो, बता देंगे? जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनके अपने कुछ कायदे नियम कानून होते हैं, उसी के अनुसार वो काम करते हैं। हमें भी प्रोफेशनल अप्रोच को शामिल करना पड़ेगा अपने काम करने के तरीके में, राइट? और प्रोफेशनल अप्रोच के लिए जरूरी है कि हम पहली चीज तो कोचेबल हों, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, जैसे आज आप यहां पे आए हैं। और दूसरी चीज, हमें कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप रिक्वायर्ड स्किल्स। जो जरूरी कुशलता है उसको विकसित करना पड़ेगा अपने अंदर। हेलो, आप चाहते हैं कि आपके परिणाम बढ़ जाएं इसी काम में। अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो 10 घंटे में आपके परिणाम बढ़ जाएं। कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपडेट करना पड़ेगा, जैसे हमने शुरुआत में बात किया था। अपनी कुछ स्किल्स के ऊपर में काम करना पड़ेगा। जो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली स्किल हैं, जिस पे आपको और ज्यादा सीखना पड़ेगा। जो अभी तक आपको आता है वो सफिशिएंट नहीं है। हेलो, और ज्यादा उस एरिया पे काम करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उस क्षेत्र पे काम करना पड़ेगा। वो एरिया है प्रोस्पेक्टिंग या लिस्ट मेकिंग। हम में से ज्यादातर लोगों की लिस्टें खत्म हो रखी हैं। हमें लगता है कि सारे लोग ही जुड़ गए, मेरे तो भी कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग तो बस इंतजार करते रहते हैं, कोई मीटिंग के लिए बुलाएगा तो चले जाएंगे। हेलो, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम में हजारों समस्याएं आ जाएंगी। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। और आपकी टीम में अगर समस्याएं हैं, हेलो, आपकी डाउनलाइन आपका कहा नहीं मान रही है, अपलाइन आपको डांटते रहते हैं, घर में पत्नी झगड़ा करती रहती है, इन सारी वजहों का एक कारण है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर दिया। आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, नए लोगों पे काम कीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसके ऊपर में कैसे बढ़ाएंगे इसको? आज तो बहुत डिटेल में इस पर बात नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर में किताब पढ़ सकते हैं आप, इसके ऊपर में वीडियो देख सकते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। उसको नोट्स बनाइए और उसको अपने काम में शामिल कीजिए। दूसरी एक और स्किल है जिसके ऊपर में हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो है कॉन्टेक्टिंग स्किल्स या अपॉइंटमेंट्स। लोगों से सही तरीके से बात करना, प्रोफेशनल तरीके से बात करना, वो डायलॉग बोलना जिन डायलॉग्स को सुनने के बाद में वो टाइम देने के लिए मजबूर हो जाएं, वो कहें कि यस बिल्कुल आपसे मिलना ही मिलना है। वो ऐसे कौन से डायलॉग हो, ऐसी कौन सी बात हो, वो सीखना, वो सीखेंगे तो आपकी जो कॉन्टेक्टिंग स्किल्स है ये बढ़ जाएगी। ज्यादा अपॉइंटमेंट मिलेंगे, ज्यादा प्लान्स होंगे, ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर हैं प्रेजेंटिंग स्किल्स, जिसको हम सौदा प्लान भी बोलते हैं। ये सीक्वेंस वाइज मैंने लिखी हुई है, जिसको हम अभियान प्रचार का तरीका भी बोलते हैं। सही तरीके से जाके लोगों से बात करना।
इस पे भी और ज्यादा सीखने की आवश्यकता है और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है अगर आपकी ज्वाइनिंग कम आती है तो। फॉलो अप या क्वेश्चन हैंडलिंग स्किल्स, अगर ज्वाइनिंग कम आ रही है, प्लान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो फॉलो अप स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। स्टार्टअप स्किल्स, राइट टेक ऑफ, यानी एक व्यक्ति ने अगर ज्वाइन करवा दिया है तो उसकी सही शुरुआत करवाना। हमारे यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन जुड़ने के बाद में वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। हेलो, कितने लोगों के साथ समस्या है? जुड़े तो लोग, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रोडक्ट तो छोड़ दीजिए, मीटिंग में ही नहीं आते हैं। कुछ लोग कहेंगे मेरे साथ और भी बड़ी समस्या है, मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास और भारी समस्या है, मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। और ये सारी समस्याएं पता क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने राइट स्टार्टअप नहीं करवाया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग पिछले वाली एलडीपी में थे जब मैं लास्ट ईयर आया था। उस एलडीपी में बहुत डिटेल में हमने इस टॉपिक पे बातचीत की थी, पॉइंट वाइज बातचीत की थी कि एक व्यक्ति का पहले दिन क्या करवाना है, क्या क्या काम उससे करवाने हैं। अगर आपने उसके ऊपर में इस्तेमाल अगर किया होगा, आप अगर ये कहें कि जी मैंने इस्तेमाल किया है और आपका लेवल वगैरह कुछ बदला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो, और अगर आपने उस पर इस्तेमाल किया होगा तो निश्चित रूप से आपका लेवल अभी चेंज हो गया होगा। क्योंकि एक लाइन है, नोइंग प्लस नोट डूइंग इज इक्वल टू नोट नोइंग। किसी चीज को जानना, नोइंग, प्लस नोट डूइंग, और उसको नहीं करना, इज इक्वल टू नोट नोइंग। इसका मतलब है कि आपने उसको जाना ही नहीं है। लेकिन आज मैं एक स्किल के बारे में विशेष रूप से बातचीत करना चाह रहा हूं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रमोटिंग इवेंट्स। इवेंट्स को प्रमोट करना, ये भी एक स्किल है, एक कुशलता है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करते हैं। इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, 50 Years in नेटवर्क मार्केटिंग, हार्वे कॉर्नर। ये एक बंदा है, इसने किताब लिखी, 50 साल से ज्यादा ये डायरेक्ट सेलिंग में है। बहुत मोटी किताब है, मुझे लग रहा है 400 450 पेज की किताब है। हर पेज कलरफुल है। एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं, 7-8 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। और ये जो राइटर हैं, इसमें एक चैप्टर है प्रमोटिंग इवेंट्स। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने वहीं से लिया है। ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो व्यक्ति कामयाब है जो इवेंट्स के, सेमिनारों के टिकट बेचने में कामयाब है, वो इस बिजनेस में कामयाब है। जो टिकट नहीं बेच सकता है वो कहीं कामयाब नहीं हो सकता। 50 साल के अनुभव के बाद एक बंदा बोल रहा है। और एक दूसरे राइटर हैं, इनकी किताब ये अवेलेबल हो जाती है, शायद आपको पढ़ी भी होगी, आपने देखी जरूर होगी, द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफ केस। हिंदी में इसका नाम है अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। डगविड इसके राइटर हैं। डगविड अमेरिका में व्हाइट हाउस में बड़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब करते थे। वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े, बहुत अच्छे अमेजिंग स्पीकर। मैंने उनकी बहुत सारी ऑडियो सुनी है। वो इस किताब में ये कहते हैं, एक पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, इस खेल का नाम है भीड़। और वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड। ये भीड़ का बिजनेस है। अगर आप हॉल भरने में कामयाब हैं
तो आप वॉल्यूम करने में कामयाब हैं। अगर आप होल नहीं भर सकते तो आप वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। हेलो। लेकिन मीटिंग में लोगों को लाना आसान है क्या? मुश्किल है। उसके लिए थोड़े हमें स्किल सीखने पड़ेंगे। जैसे प्रोस्पेक्टिंग के स्किल हमने सीखे हैं, प्रेजेंटेशन के स्किल देखे सीखे हैं, तो ये स्किल हमें सीखने पड़ेंगे। इवेंट्स क्यों जरूरी हैं? क्यों आप जाएं और क्यों अपनी टीम के लोगों को इवेंट्स में बैठाएं? सबसे पहली चीज, इवेंट में जाने से एक सामाजिक मान्यता मिलती है कि समाज के लोग इसे कर रहे हैं। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, आज आप यहां पे आए, आपने कुछ पैसे का निवेश किया, यहां पे आने के लिए समय लगाया, लेकिन जब आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे लोग हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे जैसे और लोग, बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। और स्पेशली जब एक व्यक्ति अभी नया नया ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाला है, जब ऐसे माहौल में आता है, देखता है, तो उसको सामाजिक मान्यता मिल जाती है एक प्रकार से कि समाज में इस काम की मान्यता है, एक्सेप्टेंस है। राइट? दूसरा, इवेंट में जाने का फायदा क्या रहता है? बिगर विजन एंड अपडेट्स। आपको बड़ा विजन दिखता है, बड़ी तस्वीर दिखती है, कुछ अपडेट्स मिलते हैं, नई जानकारियां मिलती हैं, वो आपकी शक्ति को बढ़ाती हैं कहीं ना कहीं। वो पड़ोसी के घर जाने से मिलेंगे या मीटिंग से मिलेंगे? मीटिंग से मिलेंगी। तो इसलिए बड़ी इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव इंस्पायर्ड। जब आप बड़ी मीटिंग में जाते हैं आपको इंस्पिरेशन मिलती है। ढीला ढाला आदमी है, काम नहीं कर रहा था, मीटिंग में बैठा दिया, उसमें गर्मी आ जाती है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है, होम मीटिंग करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए इवेंट्स में जाना और अपनी टीम को लेके जाना जरूरी है। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मैनी न्यू अचीवमेंट्स आर कमिंग। जब हम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि चल ही नहीं रहा है, कंपनी नहीं चल रही है, बिजनेस ही नहीं चल रहा है। हेलो। लेकिन जब हम इवेंट में जाते हैं वहां से मालूम चलता है कि भैया बाकियों का तो चल रहा है, हेलो, मेरा नहीं चल रहा है। अगर आपकी रॉयल्टी अटकी पड़ी है और आपको यह लग रहा था कि आपकी रॉयल्टी आपके प्लान की वजह से नहीं आ रही या कंपनी में यह दिक्कत है, और आप इस बार एनिवर्सरी में गए तो आपको मालूम चला होगा कि हजारों नए रॉयल्टी चोर आए हैं, तो वहां जाने के बाद में लगता है कि नहीं यार, कहीं अपने आप को देखने की जरूरत है, बाकियों का तो चल रहा है। टेक्निकल के लेवल पे सैकड़ों लोग आए हैं। तो ये एहसास वहां जाने के बाद में होता है। रिलेटिविटी विद प्रोफेशन एंड पीपल। जब आप सेमिनार में जाते हैं स्पेशली, तो वहां पे जब आपको अपने जैसे प्रोफेशन के लोग मिलते हैं, एक व्यक्ति स्टेज पे आता है और वो कहता है कि मैं अध्यापक था और मैंने डिसाइड किया मैं आरसीएम करूंगा और आज मैं एमराल्ड के लेवल पे पहुंच गया। तो आप अध्यापक या आपका एक टीम मेंबर जो अध्यापक है आपसे मोटिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो स्टेज से उस टीचर को देखेगा, उसको देख के वो मोटिवेट हो जाएगा, रिलेट करेगा। उसको ये लगेगा कि यार ये अगर कर रहा है मेरे जैसे प्रोफेशन का, तो ये मेरे लिए भी है। तो ये बड़ी इवेंट से ही संभव है जहां अलग अलग प्रोफेशन के लोग आपको मिलते हैं। कम इन अप्लाइंस फोकस। अगर आप बड़ी मीटिंग में आते हैं तो आपकी जितनी भी अप्लाइनें हैं उनका फोकस आपके ऊपर में आता है। उनको लगता है कि आप कमिटेड हैं, आप सीरियस हैं, आपके ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जब आपकी अप्लाइनों का फोकस आपके ऊपर में आ जाता है पूरी तरह से, उसके 30 दिन के बाद में आपके बिजनेस की दिशा बदलने लग जाती है। जब भी मीटिंग में जाएं
प्रयास करें, अपलाइनों से जरूर मिलें। हेलो, सबसे मिलके आए, आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनसे मिलवाएं। और सातवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। ये मीटिंग्स थर्ड पार्टी का जो रोल है उसका काम करती हैं। थर्ड पार्टी रोल का मतलब ये हुआ कि जो चीज आप समझाना चाहते हैं आपसे बंदा नहीं समझ रहा है, लेकिन जब वो वहां पे बैठ जाता है तो वहां बैठने के बाद उसकी समझ में आ जाती है चीज। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के बारे में सतीश पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी दृष्टांत बताया है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक लिफ्ट में सफर कर रहे थे। लिफ्ट में बैठे आप लोग, कितने लोग बैठे लिफ्ट में? मालूम लिफ्ट कितनी बड़ी होती है? छोटी सी होती है, 4-5 लोगों के बैठने की, खड़े होने की जगह रहती है, बैठने की नहीं। तो मुल्ला जी अपनी बेगम के साथ लिफ्ट में थे और जैसे ही वो एंटर हुए उस समय लिफ्ट में एक बहुत खूबसूरत महिला ने भी प्रवेश किया। और खूबसूरत चीजें हमेशा आकर्षित करती हैं। चाहे खूबसूरत गाड़ी है रोड पे जा रही है तो आपका ध्यान जाएगा, यस और नो? कोई खूबसूरत मकान बना हुआ है तो ध्यान आकर्षित करता है। तो ठीक इसी प्रकार से खूबसूरत महिला का ध्यान जो है मुल्ला जी ने, उन महिलाओं ने मुल्ला जी का ध्यान आकर्षित किया। अब मुल्ला जी उसको देखना चाहते हैं लेकिन साथ में बेगम खड़ी है। उनको यह लगा कि अगर मैं इनको देखूंगा तो बेगम मुझे देख लेगी, तो देखना भी चाह रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, बड़े कंफ्यूजन में है, देखूं कि नहीं देखूं। और फिर साथ में आफत यह कि लिफ्ट 5-7 सेकंड के लिए है बस, अगली मंजिल पे खुल जाएगी, महिला निकल जाएगी, फिर मौका चूक जाएंगे। तो इसी उधेड़बन में हूं, देखूं नहीं देखूं, कम देखूं ज्यादा देखूं। और इतनी देर में क्या होता है कि वो सामने वाली जो महिला थी वो एक जोरदार तमाचा मुल्ला जी के गाल पे मारती है और कहती है, ये उम्र और चुकुटी काटते हो। मुल्ला जी भौचक्का रह जाता है, उसने तो चुकुटी काटी ही नहीं, और थप्पड़ मार के वो महिला लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। अब मुल्ला जी शर्मिंदा हो जाते हैं और बेगम को बोलते हैं कि बेगम, अल्लाह कसम मैंने चुकुटी नहीं काटी। बेगम ने कहा कि इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है, चुकुटी तो मैंने काटी थी उसको। बोले तुमने क्यों काटी? बोले मैंने इसलिए काटी, मैं चाहती थी कि तुम्हारे एक तमाचा मारूं जोर से जैसे तुम्हारी हरकतें थी। तो मुल्ला जी ने कहा कि फिर तुमने मार लिया होता, उससे क्यों मरवाया? बोले वो थर्ड पार्टी अप्रोच है, वो ज्यादा मददगार होती है। तो बहुत बार जब आप बात मनवाना चाहते हैं ना, तो आपका जो एसोसिएट बाहर आपकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन मीटिंग में जाके 200-500 का टिकट लगा के बैठ के धक्के वक्के खा के सीट न मिलके खड़ा होके उसकी समझ में आ जाता है कि यार चल रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्टी का काम करता है इवेंट, यस और नो? तो ये आपको हर मीटिंग में प्रमोट करना चाहिए। और उसके लिए एक आप मीटिंग प्रिपरेशन सीट बनाइए। क्या बनाइए? मीटिंग प्रिपरेशन सीट। उसका परफॉर्मा सुनील मैं आपको दूंगा, आपने ग्रुप में सर्कुलेट कर देना। मीटिंग प्रिपरेशन सीट बेसिकली क्या है? कोई भी एक इवेंट है, उस इवेंट की आप डेट लिखेंगे और उसकी तैयारी का एक लक्ष्य बनाएंगे कि इस इवेंट में मैंने इतने लोगों को लेके जाना है। उदाहरण लेते हैं हम लोग, अभी एक बड़ा इवेंट है आपके सामने, साल का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इवेंट है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स मीट। तो फ्रेंड्स मीट हर साल होता है। इस साल का फ्रेंड्स मीट आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये दिल्ली में नहीं हो रहा है, अपितु पटना में हो रहा है, फर्स्ट टाइम। पहले 5 साल हमने इसको दिल्ली में किया है, तो इस बार परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि दिल्ली में हमें वेन्यू नहीं मिला,
करना फरवरी में ही था, तो ये डिसाइड हुआ कि पटना में किया जाए। पटना में हो रहा है 16 फरवरी बापू सभागार, देश के सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम में होने जा रहा है फ्रेंड्स मीट डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ। सुबह से लेकर शाम तक का, मतलब 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। मल्टीपल ट्रेनर्स आपको मिलेंगे, लीडर्स मिलेंगे पूरी इंडस्ट्री के। ये इवेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट है। हेलो, तो वहां इंडस्ट्री की बातचीत होगी, तो आपका विजन और आपकी टीम का विजन बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रेनर्स वहां पे मिलेंगे। अगर आपने उनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है एक दिन की, आपको 4 से 5 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे। हेलो, चूंकि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट है, तो वो सारे लोग उस इवेंट में आना अपने आप को गर्व का या सौभाग्य का समय मानते हैं। तो बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं, इतने ट्रेनर रहते हैं, हम सबको मौका नहीं दे पाते उसमें। तो इवेंट है, आपने इसकी तैयारी करनी है। उदाहरण के लिए, तो मीटिंग प्रिपरेशन सीट पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 16 फरवरी 2025 फ्रेंड्स मीट। वेन्यू टाइम लिख देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद में आप तय करेंगे कि ए टीम से कितने लोगों को बैठाना है और बी टीम से कितने लोगों को बैठाना है। तो ए टीम से मान लेते हैं आपने लक्ष्य रखा कि मैंने 80 लोगों को बैठाना है, और बी टीम से आपने बैठाना है 50 लोगों को। तो 80 लोग कहां कहां से आएंगे। ए टीम के भी आप 5-6 मेन लीडर्स की नाम लिखेंगे और ये सोचेंगे कि वो कितने लोगों को बैठा सकते हैं। तो ऐसे करके वो 80 की फिगर को आपने वहां पे डिवाइड कर लेना है। ऐसे ही बी लाइन में 50 लोगों को बैठाना है, कुछ नाम लिखेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, लक्ष्य तय करेंगे, भाई इतने लोगों को लेके जाना है। एक तो आपने तैयारी करनी है आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क की, जो नेटवर्क और टीम आपकी है, उससे कितने लोगों को आप लेके जाएंगे। दूसरी आपने तैयारी करनी है अपने नए प्रोस्पेक्ट्स की। किनकी? प्रोस्पेक्ट्स। जो प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं, नए नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको आप बड़ा विजन देना चाहते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, आना नहीं चाह रहे हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं उनके, आपको लगता है कि वहां बैठेंगे तो उनके प्रश्न निकल जाएंगे सारे, बड़ा विजन मिलेगा। तो ऐसे वो नाम लिखेंगे 2, 4, 5, 10, जितने भी आपको लग रहे हैं कि 10 लोगों को मैंने नए लोगों को लेके जाना है, तो वो 10 नाम वो लिख लेंगे। राइट। अब इसके बाद में आपने उनसे फॉलोअप करना है कम से कम 5 बार। कितने बार करना है? ऐसे ये हाथ निकालिए बाहर और ऐसे करिए 5 बार। कितने बार? 5 बार फॉलोअप करना है। पहला फॉलोअप करना है जैसे ही आपको उस इवेंट की सूचना मिलती है उसी दिन करना होता है। जैसे आज आपको सूचना मिली, आपने 16 फरवरी की तैयारी करनी है, तो आज ही आप फोन करके उनको बताएंगे कि पटना में एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होगा, एक बड़ा मौका है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है और ये तारीख है। बस आप ये तारीख अभी अपनी डायरी में नोट कर लो। सिर्फ क्या करवाना है? नोट करवाना है। किनको करवाना है? प्रोस्पेक्ट्स को करवाना है और जो आपके टीम लीडर हैं उनको भी करवाना है। राइट। इसके बाद में दूसरी कॉल जाएगी। अब चूंकि आपने पेपर पे लिख लिया है, ये पेपर पे नाम लिखे हुए हैं, पहला कॉल कब किया था वो लिख लिया है, 15 दिसंबर को किया है। अगला कॉल कब करना है? 1 महीने पहले करना है, प्रोग्राम के 1 महीने पहले। प्रोस्पेक्ट्स को बोलेंगे कि सर मेरी आपसे बातचीत हुई थी, 15 दिसंबर को हुई थी। हेलो। प्रोफेशनल अप्रोच ये कहती है कि हर चीज आपके पास में नोटेड है। आप जब सामने वाले को बोलेंगे ना कि 15 दिसंबर को बातचीत हुई थी इतने बजे, सामने वाला इंप्रेस्ड हो जाएगा कि यार आपके पास में बड़ा, कैसे आपको याद रहता है। और याद कुछ नहीं, आपने लिखा हुआ बस देख के पढ़ दिया, 15 दिसंबर को 6 बजे फोन किया था बस। आप डायलॉग मार सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं ना सर, मेमोरी साफ हो जाती, क्या करें। आप भी खा के देखिएगा तो आपको भी ऐसे याद रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रभाव डालती हैं सामने वाले पे।
तो 1 महीना पहले आपने कॉल किया, 16 का प्रोग्राम है, 16 फरवरी का, जनवरी के पहले सप्ताह में आपने कॉल किया, बोला कि सर 15 दिसंबर को बातचीत हुई थी, आपने डायरी में तो नोट कर रखा होगा ना? बोलेंगे हाँ नोट कर रखा है सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसके 1-2 पोस्टर्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, वो मैं आपको भेजूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि 1-2 लोगों को साथ में लेके आए। तो ऐसे आपने उनसे बातचीत करनी है। ऐसे ही आपकी जो टीम के लीडर्स हैं ए लाइन और बी लाइन के, उनसे बातचीत करनी है, उनसे पूछना है कितने लोगों की तैयारी है, किस किस से बातचीत हो गई, कैसे क्या करना है, वो सारा सेकंड कॉल हो गया, राइट। तीसरी कॉलिंग 15 दिन पहले, 16 को इवेंट है, 15 दिन पहले 1 फरवरी को फिर कॉल करना है। चौथी कॉलिंग 1 सप्ताह पहले, 5वीं कॉलिंग 1 दिन पहले, और लास्ट कॉलिंग 6ठी कॉलिंग सेम डे, जिस दिन इवेंट हो रहा है उस दिन अगर वो आसपास के एरिया से हैं तो उनको घर से जब तक वो निकल नहीं जाते हैं तब तक उनके पीछे लगे रहना है। आपको ये थोड़ा बड़ा अजीब लग सकता है कि यार कैसे इतने लोगों को मैं फॉलो करूंगा, सामने वाला क्या सोचेगा। एक अगर आपने अच्छा फॉलोअप किया, एक अच्छे फॉलोअप से कितना वॉल्यूम आपको मिल सकता है, उसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। मैं अभी आरसीएम में 5 ग्रुप पे काम कर रहा हूं। कितने पे कर रहा हूं? 5 ग्रुप पे काम कर रहा हूं। और मेरा एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है उसकी शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश से, मनाली एक जगह है, मनाली से। मेरा एक दोस्त था केबल ऑपरेटर, वो वहां पे उसने एक होटल लीज पे ले रखा था, तो उसको मैंने वहां ज्वाइन करवाया। और मनाली में हर महीने जाता था, रोडवेज की बस में सफर करता था 12-14 घंटे, और लगातार 1 साल जाता रहा। वहां पे 20,000 से ज्यादा का वॉल्यूम नहीं आया कभी। हेलो। लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार मैं प्रयास करता रहा। फाइनली मनाली से जो सज्जन थे राजकुमार जी, उन्होंने गुड़गांव में एक मीटिंग थी मेरी, उसमें वो एक अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आए, और उनके प्रोस्पेक्ट से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, आप तो एयरफोर्स में हो, फौजी लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उन्होंने बोला जी मैं तो कैसे करूंगा, अभी मैं तो अगले हफ्ते यहाँ से मेरी ट्रांसफर हो रही है, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ और वहाँ तो मैं किसी को जानता ही नहीं, और हमारे यहाँ तो ड्यूटी की बड़ी पाबंदियाँ हैं, ऐसा वैसा। मैं बेंगलोर में, साउथ इंडिया में स्पेशली मैं बड़ा काम करना चाह रहा था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दक्षिण भारत में आरसीएम को ले जाऊं, क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा काम था नहीं। तो मैंने उनको कहा कि आप रहते कहां पे हैं? उन्होंने बोले जी पास में ही रहता हूं। मैंने कहा मीटिंग के बाद में आपके घर एक चाय का कप पीने के लिए चलेंगे? तो बोले हाँ जी ठीक है। तो उनके घर हम चाय पीने के लिए गए और वो वहां पे बेंगलोर चले गए। जाने के बाद में मुझे मालूम चला कि बेंगलोर में मुकेश कोठारी जी की मीटिंग है। मुकेश कोठारी जी का भी प्रयास था कि साउथ में काम किया जाए, और कोठारी सर एक कमिटमेंट के साथ में बेंगलोर उन्होंने शुरू किया था कि कोई आए या न आए 6 महीने तक लगातार मैंने मीटिंगें करनी है बेंगलोर में। और वो उनकी लास्ट मीटिंग थी बेंगलोर में, 6ठी मीटिंग, क्योंकि बड़ा शहर लोग ही नहीं आ रहे, 5, 7, 10, 15 लोग आते थे। मैंने शमशेर सिंह जी को 15-20 दिन पहले जैसे मुझे मालूम चला, मैंने बोला कि ऐसे फला डेट को मीटिंग है, कोठारी सर की मैंने प्रमोशन की, और मैंने कहा कि आपने जाना है। बोले ठीक है सर, ड्यूटी की प्रॉब्लम है, देखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, जैसे नया आदमी बोलता है। तो मैंने कहा नहीं आप देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मौका नहीं मिलेगा बाद में। फिर 1 हफ्ता पहले फिर उनको कॉल किया, 3 दिन पहले फिर कॉल किया, 1 दिन पहले फिर कॉल किया। तो उन्होंने बोला सर पक्का हो गया, मेरा एडजस्टमेंट हो गया ड्यूटी का, मैं और मेरा एक साथी है लक्ष्मीकांत सैनी, हम दोनों स्कूटर पे चले जाएंगे। अगले दिन फिर कॉल किया कि सर तैयार हो गए? बोले हाँ बस तैयार हैं जी, अभी निकलने वाले हैं। फिर तब तक मैंने कॉल किया जब तक वो वेन्यू पे नहीं पहुंच गए। और जब उन्होंने बोला कि सर मैं पहुंच गया हूं और मेरे सामने देखिए कोठारी जी हैं, उनकी आवाज सुन लीजिए आप, तब मेरे को तसल्ली हुई कि बंदा पहुंच गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई।
उस व्यक्ति का नाम था शमशेर सिंह। वो अभी इस समय स्टार इमराल्ड के लेवल पे हैं, लेकिन उनके माध्यम से जो वहां पे बिजनेस क्रिएट हुआ, कई सारे इमराल्ड बने, स्टार इमराल्ड बने, रूबी बने, स्टार रूबी बने, और उन्हीं के नीचे जाते जाते केरला में एक स्टार रूबी निकले जिनका नाम है मिस्टर CRN मूर्ति, को लीडर हैं। और उस ग्रुप से, उस एक बंदे से जिसको मैंने फॉलोअप करके उस मीटिंग में बैठाया था, उसकी वजह से हर महीने 10 करोड़ से ज्यादा का परचेज वॉल्यूम आता है। किस बंदे से? एक बंदे से, जिसका प्रॉपर फॉलोअप करके मैंने मीटिंग में बैठा दिया। और कोठारी साहब, मैंने पूछा सर अगली मीटिंग कब है? बोले मेरी तो लास्ट थी है, मेरे 6 महीने का कमिटमेंट था, पूरा हो गया, अब तुम संभालो। तो ठीक इसी प्रकार से आपने हर व्यक्ति से उम्मीद करना है कि मेरा 10 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूटर ये हो सकता है, बशर्ते कि मैं इसको इवेंट में एक बार बैठा दूं। आपको नहीं मालूम कौन 10 करोड़ करने वाला है, कौन 10 लाख करने वाला है, राइट? लेकिन उम्मीद हर किसी से करनी है। तो मीटिंग प्रिपरेशन जो चार्ट है ना, उसमें आपने टिक करना है, भरते जाना है। मैं सुनील के पास में भेजूंगा और आप ग्रुप में सभी लोगों को एक बार भेज दीजिएगा, उसको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो पटना के इवेंट में कौन कितने लोग आना चाहते हैं? चलिए, ग्रेट। अभी कुछ लोगों के हाथ नीचे नहीं हो जाएं जब मैं बोलूंगा कि इसमें कितने रुपए आपको निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितना है। हेलो, हाथ नीचे तो नहीं होंगे ना? चलिए, ये वैसे तो इवेंट एक पावर पैक इवेंट रहता है, लेकिन इसमें फुल डे का इवेंट है, बीच में लंच प्रोवाइड करवाया जाएगा और मल्टीपल ट्रेनर्स रहेंगे। 1200 रुपए का मात्र इसका टिकट है। इनिशियल है ये, फिर शायद ये 1500 रुपए का हो जाएगा। लिमिटेड से टिकट्स हैं इसकी, पूरी इंडस्ट्री के लोग आएंगे, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि सबसे बड़ी टीम RCM की उस प्रोग्राम में होनी चाहिए, सबसे ज्यादा लाभ हमें मिलना चाहिए। राइट? आना चाहते हैं? कुछ लिमिटेड सी टिकट्स यहां मैं, चूंकि चांस ऐसा बना, मैं लेके आया हूं, बाहर सुनील जी ने रखवा दी होंगी, तो आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पे 100 टिकटें यहां पे अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं और बाद में आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करके भी वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कतबाजी रहती है, टिकट मिला नहीं मिला, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो वो कुछ इश्यूज रहते हैं। तो वो फिजिकल टिकट अवेलेबल हैं, वो आप लेके आ सकते हैं। तो ये हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी तक, किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इवेंट्स की, प्रमोशन की। और प्रमोशन ये एक स्किल है, इस स्किल को अगर हम लोग अच्छे से सीखेंगे तो फिर हम बहुत सारे लोगों को मीटिंग में बुला सकते हैं, राइट? हमने अब तक 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के बारे में बातचीत की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला बचा हुआ है। तैयार हैं इसके लिए? कितने लोग तैयार हैं? एक बार एनर्जी चेक कर लें। I am